हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि यादव अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मोशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस को जाकर के आप लोग देख लीजिए। बाकी हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो है पढ़ा है न्यूटन्स के लॉज के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो जिन लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप लोग उसको देख लीजिए। बाकी बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग उसको फ़ायदा ले सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में मोशन में क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने थॉरली पूरी जानकारी ली। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज की वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। हालांकि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जिसको पता है वो बताता रहे, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दिखाता रहे कि भाई उसको क्या पता है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ, या कह लो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के, या गति का नियम। ठीक है, या तीसरा नियम। चलो भाई हिंदी में इसको लिख लो, न्यूटन्स के गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम। चलिए बताते रहिए आप लोग मुझे कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में देखना है बच्चों आप लोगों को। चलिए न्यूटन्स, अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो आप लोग मुझे बताइए कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है बेसिकली वो होता क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग जो है न्यूटन सेकेंड लॉ को इसके बाद करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। आई होप बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट ये आंसर्स करते रहिए। ठीक है, और बाकी वीडियो अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है फिज़िक्स के बारे में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए साथ में। चलिए, अगर मैं न्यूटन के गति के तीसरे लॉ की बात करूँ बच्चों, तो हमें पता है कि जब भी कोई एक्शन होता है, ठीक है, जब भी कोई एक्शन होता है तो एक अपोजिट रिएक्शन ज़रूर लगता है। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे बड़ा फ़नी सा एक नॉर्मल एग्जांपल मैं दूं कि सपोज़ करिए किसी अपने दोस्त को आपने चांटा लगाया, तो आपको उल्टा एक चांटा ज़रूर मिलेगा उसकी तरफ से, है ना। क्यों? क्योंकि जब एक्शन होगा तो रिएक्शन तो मिलेगा ही। मतलब हम क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया हमारी होगी ही। ठीक है, और वो भी इक्वल भी मिलेगा। ये भी समझिए कि जितना फोर्स से लगा होगा उतना ही आप लोगों को वापस भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सपोज़ करिए ये, ठीक है, यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ पे एक्शन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो एक क्या होता है बेटा, हमारा अपोजिट। ठीक है, अपोजिट जो होता है और इक्वल अमाउंट का एक प्रतिक्रिया जरूर लगता है। ठीक है, क्या होता है, रिएक्शन होती है, या यूँ कह ले कि प्रतिक्रिया जरूर होती है। आई बात समझ में। मतलब हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया जरूर होता है। ये सपोज करिए कोई मान लीजिए वस्तु है या आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, आपका वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इस पर जब आप एक्शन करते हैं, मतलब इस पर अगर एक्शन का सपोज करिए आप लोग ये समझ लीजिए कि फोर्स ही लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, कोई क्रिया करते हैं इस वस्तु पे, तो क्या होता है कि एक रिएक्शन जरूर अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है। ठीक है,
तो इसीलिए हम इस न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम को ये डिफाइन करते हैं कि जब भी हम कहीं पे एक्शन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन ज़रूर होती है। अब देखो भाई इसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हाँ एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी ये एक्शन और रिएक्शन होता है हमेशा याद रखिए ये इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक, मतलब बराबर लगता है, आई बात समझ में, और इसी के साथ साथ ही अपोजिट भी होता है, ठीक है, अपोजिट भी होता है, ठीक। आगे बात समझ में, मतलब कि क्या होता है कि जब भी कोई एक्शन हमारा करते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होता है। आई बात समझ में, मतलब जब भी हम कहीं पे किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है एक अपोजिट और इक्वल, मतलब जितने अमाउंट का आपने फोर्स अप्लाई किया होगा उतने ही अमाउंट का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लग रहा होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि जब हम कोई एक्शन करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा इक्वल होता है और अपोजिट होता है। आगे बात समझ में आप लोगों को क्या होता है, इक्वल भी होता है और अपोजिट होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो रिएक्शन होता है ये अपोजिट और इक्वल दोनों होता है, तो आप बिल्कुल आंसर इसका कर पाएंगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो अब अगली बात करते हैं बच्चों हम इसमें एप्लीकेशन की, ठीक है, किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे इसका यूज़ है या फिर किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ का, न्यूटन्स के गति के तीसरे नियम का, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है बच्चों कि जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आप किसी ज़मीन पे जैसे आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एक्शन। लेकिन हमें अर्थ से क्या होता है, जो नीचे हमारा ग्राउंड है यहाँ से एक तरीके की ग्रेविटी फोर्स लग रही होती है, वो रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, सपोज करिए कि हमारा इसमें एक्शन क्या हो गया, क्रिया क्या हो गई, क्या हो गई क्रिया, तो हम क्या करते हैं, पुश ऑन द ग्राउंड, पुश ऑन द ग्राउंड, पुश ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि हम अर्थ पे एक तरीके का पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि जो अर्थ होती है, अर्थ के पास अपना कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या कर रहा होता है, बैक में हमारे रिएक्शंस हो रही होती है, मतलब ग्राउंड भी हमारे ऊपर एक तरीके का फोर्स लगा रहा होता है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे यहाँ पे रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, हमारी जो रिएक्शन या फिर कहने की प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है कि ग्राउंड क्या कर रहा होगा कि ग्राउंड पुशिंग ऑन यू, ठीक है। मतलब जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पुशिंग ऑन यू, आई बात समझ में। मतलब क्या होता है कि इसका यूज़ या एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो पहला एप्लीकेशन में हम लोगों ने बात करा कि बेटा जो हमारा एक्शन होता है, मान लीजिए सपोज करिए जो हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो फिजिक्स होती है ये हमारे लाइफ से, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है, और इसको जितना आप अपने आप से जोड़ करके अपने रेगुलर लाइफ से देखेंगे उतनी ही फिजिक्स आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ है ये साइंस, हमारी दिनचर्या जो है, हमारी जो लाइफ है इसी से तो बनी है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। तो हम अभी यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी बात करते हैं कि एप्लीकेशन में हमारा जनरली सबसे जो मैंने आप लोगों को कॉमन एग्जांपल दिया है कि जैसे हम लोग अगर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो जब हम चल रहे हैं यहाँ तो होता क्या है कि हम लोगों का क्या होता है, एक तरीके का रिएक्शन एक्शन होता है, हम लोग पुश कर रहे होते हैं अर्थ पे। अर्थ में हमें सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो क्या कर रही होती है, प्रतिक्रिया कर रही होती है, उल्टा हम लोगों पे वो पुश कर रही होती है। आई बात समझ में। ये तो हो गया एक रेगुलर लाइफ का हम लोगों का एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई, ठीक है,
मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई। चलिए इसको रफ कर देते हैं आप लोग इसको। हाँ चलिए भाई, अब मुझे बताइए मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई, इसमें क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है, फटाफट बताइए। कि जो मूवमेंट होती है हमारी रॉकेट की, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो भाई क्या होता है, वो आसमान की तरफ उड़ता है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि उसमें एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहिए। फिर कहूँगी बच्चों, अगर आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए अभी बताइए कि मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई। चलिए भाई, ठीक है, रॉकेट का आसमान में उड़ना। चलिए हाँ ठीक है, मतलब मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई, ये दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई। अब मुझे इसमें आप लोग बताइए कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है, इसमें एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है, फटाफट बताते रहिए, ठीक है। मतलब हमारी जो क्रिया है वो क्या है और प्रतिक्रिया है वो क्या है, ठीक है। चलिए बताइए भाई कि अगर हमारा जो मूवमेंट ऑफ रॉकेट होता है, जब हमारा रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ता है तो उसमें मैंने ये तो बताया कि ये थर्ड लॉ का ही एग्जांपल है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ तो एक्शन हो रहा होगा या तो रिएक्शन हो रहा होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि जब रॉकेट उड़ता है तो उसमें एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है ना, आई बात समझ में। चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि भाई उसमें रिएक्शन क्या है। देखो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी बेटा कि जब रॉकेट उड़ता है तो उसके पीछे कुछ गैसेस निकलते हैं, है ना। जब रॉकेट उड़ता है तो, लेकिन उससे पहले, उसके उड़ने से पहले क्या हो रहा होता है कि कुछ गैसेस बाहर आ रही होती हैं, ठीक है। तो जो गैसेस बाहर आती हैं, ठीक है, गैसेस का बाहर आना, गैसेस का बाहर आना, ये क्या होता है, हमारा एक्शन होता है। आई बात समझ में। मतलब क्या है कि पहले जो गैस होती है वो बाहर आती है, इसके बाद जो हमारा रॉकेट है वो आसमान की तरफ चला जाता है, मतलब उस पर रिएक्शन हो जाता है, वो एक तरीके का प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। और रॉकेट का ऊपर जाना, रॉकेट का ऊपर जाना, ये क्या है बच्चों, तो ये हमारा रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए ऐसे ही मैं अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं आप लोगों से, तो दूसरा एग्जाम्पल है बर्ड का आसमान में उड़ना, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसमें एक्शन क्या होता है, मतलब क्रिया क्या हो रही होती है, ठीक, और रिएक्शन क्या होगा। देखो बच्चों, एक्शन और रिएक्शन ये कोई अलग से, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि इसमें एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि बर्ड आसमान में उड़ रही है तो इसमें एक्शन क्या है या रिएक्शन क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को एक्शन और रिएक्शन, इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया में डिफरेंस इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि मैं जो आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी तो नहीं है कि यही एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आए, लेकिन इस तरीके का इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप लोगों को ये पता रहेगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका कंसेप्ट क्या है, अगर इस तरीके से आपको पता रहेगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पे यही काम कर रही हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स रटनी नहीं पड़े, आप समझो, जो कि आपके क्वेश्चंस भी नहीं गलत हो और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़े कि आप रटें, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में कभी नहीं आता है कि मतलब अगर मूवमेंट ऑफ रॉकेट है स्काई में तो इसमें
एक्शन क्या है या रिएक्शन क्या है, ये क्वेश्चंस कभी नहीं बनते किसी एग्ज़ाम में। लेकिन क्या बनता है कि अगर ये ऑप्शन में दे दिया कि ये जो है कि मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन द स्काई ये किस लॉ को फॉलो करता है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड न्यूटन्स के, तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे कि इनमें डिफरेंस क्या हो रहा है, तुम देखोगे कि मूवमेंट ऑफ रॉकेट में तो मैम ने बताया था कि भाई इसमें एक्शन और रिएक्शन हो रही है, तो मतलब ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, तो फर्स्ट लॉ तो नहीं हो सकता ना, तो आप क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, इसीलिए किसी भी कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, रटना नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जब पंछी उड़ते हैं, बर्ड्स हमारे आसमान में जब उड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक्शन क्या होती है और रिएक्शन क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं एक्शन के बच्चों, तो जो पंछियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने पंख को ओपन करती हैं। जब वो ओपन करती हैं, जब वो फड़फड़ाना शुरू कर रही होती है, तो उनके जो पंख होते हैं उसको क्या होता है, हवा से एक्शन मिलती है। आई बात समझ में? जो पंख होते हैं, पंख को हवा से एक्शन मिल रहा होता है, एक्शन मिल रहा होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में कि मतलब जो पंख होता है बच्चों, पंख को क्या होता है कि जो हमारा जो एक्शन होता है, जब बर्ड फड़फड़ाना अपने पंख को शुरू करता है तो उसके पंख को क्या मिल रहा होता है, तो उसको हवा से एक्शन मिल रही होती है, इसीलिए जो बर्ड है वो क्या कर पाता है, उड़ पाता है। तो बर्ड का उड़ना, बर्ड का उड़ना ये एक तरीके का क्या हो जाता है, हमारा रिएक्शन हो जाता है, या कहें कि प्रतिक्रिया हो जाती है। आगे बात समझ में? तो अगर इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप लोग इसका आंसर प्रॉपरली कर पाएंगे कि हम लोगों को मतलब डिफरेंस ये क्लियर हो जाएगा कि अगर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि बुलेट को जब फायर करते हैं, अगर मैं एग्जांपल करूं, बताऊं आप लोगों को कि बुलेट है ना, मतलब जब फायरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक्शन और रिएक्शन ही होता है हमारा, है ना, ठीक है। अब इसकी तरह अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं आप लोगों से, तो फिश का तैरना है ना, या तो हम लोग भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी जब तैरना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है हमारा, तो ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए आगे, बुलेट से गोली निकलना, ठीक है, बुलेट से गोली निकलना। चौथे की बात करें तो फिश और ह्यूमन बीइंग का तैरना, का स्विमिंग करना, ठीक है, का स्विमिंग और तैरना। आई बात समझ में बेटा? आगे तो ये भी एग्जाम्पल किसके हैं आपके, तो ये एग्जाम्पल्स भी आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ के ही हैं। अब तो आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक्शन रिएक्शन बेसिकली हो क्या रहा है। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स। तो आई होप कि आप लोगों को जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है बेटा वो समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है, जितना है वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है बेटा काफ़ी इजी है, लेकिन क्वेश्चंस इससे जो बनते हैं वो कंसेप्चुअल ही बनते हैं। जो मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई कि जिसको एक्शन और रिएक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो किसी भी तरीके का अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो कोई भी इस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली होता क्या है, तो upton's थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप यूँ कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट है एक्शन एंड अपोजिट इक्वल एंड एक्शन, ठीक है, एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन
जिन लोगों ने नहीं लिखी है वो लिख ले कि एवरी एक्शन हैव एवरी ऑब्जेक्ट हैव एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु पे अगर क्रिया हो रही होगी, एक्शन हो रहा होगा, तो उसके बगल में आप क्या देखेंगे कि उसके बदले में अपोजिट और इक्वल, ये भाई याद रखना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी वस्तु पर जब भी कोई क्रिया होती है, इसको भी लिख दें, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर क्रिया होती है, क्रिया होती है तो इक्वल, बराबर और विपरीत, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। आई बात समझ में? प्रतिक्रिया भी होती है। ओके बेटा, आगे बात समझ में? ये आप लोगों का एक रिटन डेफिनेशन हो गया। ठीक है, बाकी मेन है आप लोगों का समझना इसके बारे में कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया कि जब भी हम किसी वस्तु पे कोई एक्शन लगाते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक अपोजिट हम लोगों को रिएक्शन मिलता है, एक अपोजिट या कह लो इक्वल। ये ध्यान रखना भाई कि इक्वल और अपोजिट, मतलब जितने बराबर का आप फोर्स लगा रहे होंगे एक्शन में, उतने ही बराबर का आपको जो है कि प्रतिक्रिया होगी। और प्रतिक्रिया कैसी होगी, तो इक्वल, बराबर और जो है कि आपके विपरीत दिशा में लगती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। बाकी हम लोगों ने बड़े कॉमन से जो है समझने के लिए एक्शन और रिएक्शंस के आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, ये कंसेप्ट बेस है बच्चा। आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया तो इससे एक्स्ट्रा और बाहर न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको जा करके वीडियो में ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंसेप्ट को समझना। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है, अगर न्यूटन्स के तीनों लॉ में पढ़े तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसीलिए मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ को बाद में और थर्ड लॉ को पहले पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि मैडम भूली गई, तो मैडम भूली बिल्कुल नहीं है बच्चों, उसको मैंने जानबूझ करके आप लोगों को लास्ट में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में वो थोड़ा कंसेप्चुअल है और इम्पॉर्टेंट भी है। हालांकि इम्पॉर्टेंट ये भी है, बट इसमें क्या है, कंसेप्ट अगर आप लोगों को एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया में जो अंतर है वो डिफरेंस पता चल गया अगर आप लोग, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हैं। आगे बात समझ में? अब हम देखिए सबसे मेन बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की बात। ठीक है, दूसरे नियम की बात, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब जिन जिन को भी पता है भाई, वो लोग फटाफट मुझे जो है इसका बताएं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा भी आइडिया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, मुझे बताएं। बाकी बच्चों देखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी अपलोडेड है भाई, वीडियोस जा करके देख लीजिए। और जब अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नई चीज़ अपलोड हो रही हो तो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, और कुछ भी टॉपिक आप लोगों का नहीं छूटे। चलिए, अगर मैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की बात करूं तो चलिए बताइए फटाफट कि बेसिकली हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है वो क्या होता है। देखो बच्चों, जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है हमारा, ये बेस्ड होता है मोमेंटम पे। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है हमारा, ये बेस्ड होता है मोमेंटम पे। चलो अब फटाफट मेरे को ये बता दो भाई, मोमेंटम क्या होता है। अब इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो बताइए मोमेंटम क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ दूसरा नियम। चलिए फटाफट आप लोग बताइए मुझे कि क्या होता है न्यूटन्स
सेकेंड लॉ। भाई देखो बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। चलो इसकी बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ change of momentum, ठीक है, is directly proportional to force। आई बात समझ में? बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट फोर्स। बाकी हम लोगों ने डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में भी पिछले वीडियोस में बात कर रखी है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उसको ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बच्चे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलिए हिंदी में डेफिनेशन लिखिए, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? संवेग परिवर्तन का दर, चलो बनाते रहो इसे। जो संवेग है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसका जो दर है बेटा, जो आरोपित बल होता है, ठीक है, आरोपित बल के समानुपाती है, समानुपाती है। आई बात समझ में? मतलब जो संवेग में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, हमारा जो आरोपित बल होता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक। अब इसको हम डिनोट कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली फोर्स की। देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो ये फोर्स है, ये क्या है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे मोमेंटम के। आई बात समझ में? जो हमारा ये है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा dp/dt। आ गई बात समझ में? देखो ये जो p होता है यही हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि ये नया टर्म है। संवेग होता है और dt तो आपको पता ही है, समय, चेंज इन समय मतलब, ठीक है। तो जो हमारा बेटा ये जो dp होता है, इसको हम मोमेंटम, मतलब ये हमारा चेंज इन, ये d का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन मोमेंटम है, क्योंकि हम लोगों ने क्या यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या बात करी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई बात समझ में? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब dp हो गया। आगे बात समझ में? और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स के डायरेक्शनली। अब देखो यहाँ पे एक बात आप सोचो बेटा कि जो फोर्स है, मैंने क्या कहा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है डीपी के, मतलब चेंज इन मोमेंटम के, लेकिन जो हमारा फोर्स है एक रिलेशन इसके साथ जो टाइम के साथ निकल रहा है बेटा, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ में? अब मैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करती हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया बच्चे कि जो हमारा फोर्स होता है, आई बात समझ में, जो फोर्स होता है अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जो हमारी डीपी की वैल्यू है ये भी क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब अगर हमारा फोर्स ज़्यादा होगा तो हमारा मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हो गया कि मतलब अगर जब हम अपना फोर्स को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि मोमेंटम भी ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर, लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स को कम कर दें भाई, तो वो डीपी भी, जो मोमेंटम लग रहा है वो भी अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि मतलब जो भी एक टर्म में जो चेंजेस आते हैं सेम चेंजेस दूसरे में आते हैं। मतलब यहाँ अगर फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो डीपी भी बढ़ेगा, मतलब हमारा जो संवेग है, जो मोमेंटम है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम फोर्स की वैल्यू को कम करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे फोर्स कम है वहाँ पे हमारा मोमेंटम भी कम है, संवेग की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। आगे बात समझ में? अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ
डायरेक्टली का सिंबल इस तरीके से होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं बात करती हूँ फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। आगे बात समझ में। देखें तो अगर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है dt चेंज इन टाइम के, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाती हूँ तो dt की वैल्यू बेटा हमेशा कम हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू को कम करेंगे तो dt हमारा टाइम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और ये कंसेप्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो के लिए और आने वाले जितनी भी चीज़ें अभी मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए। न्यूटन सेकेंड लॉ इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें छिपा है। हमने पहले तो क्या बात करी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब dp ओवर dt, फोर्स क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन हमने आपको एक कंसेप्ट इसमें ये भी बताया कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका भी यूज़ है। क्योंकि अभी जब मैं आगे आप लोगों को एग्जांपल कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे dt और dp का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए, ठीक है। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हमारा जो फोर्स है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ में और क्यों है ये भी आपको बात समझ में आई होप आ गई होगी। चलिए अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि चलिए भैया मुझे ये बताइए आप लोग, चलिए आप बता दीजिए। अब छोटा सा हम फोर्स के बारे में अगर बात कर लें, ठीक है, ये भी कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे बात समझ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला जिन लोगों ने पहले वीडियोस देखा है फटाफट मुझे बताइए कि फोर्स इक्वल टू क्या होता था, फटाफट बताइए। ये आप लोगों का रिवीजन भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ ताकि जिन लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा है तो उनका कंसेप्ट क्लियर होता रहे और जिन लोगों ने देख रखा है उनका रिविज़न हो जाए। आगे बात समझ में। तो बेटा फोर्स को हम लोग क्या कहते थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब फोर्स हमारा क्या हो जाता है, बल। आगे बात समझ में। ये मास हमारा हो गया द्रव्यमान, ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब हमारा हो गया त्वरण। चलो भाई अब यहाँ से एक और बात होती है भाई कि हम लोग जब इसकी बात कर रहे हैं तो अब मुझे आप इसका बताइए कि जो इसका SI यूनिट होता है वो क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो फोर्स का हमने कहा पढ़ा था कि इसका जो SI यूनिट होता था 1 न्यूटन होता था। तो मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मास होती थी, मास का हमारा द्रव्यमान जो SI यूनिट, जो मास होता है, जो हमारा द्रव्यमान है, इसकी SI यूनिट क्या होती थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई kg होती है, ठीक है। गुणा किससे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की SI यूनिट बेटा हम लोगों ने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया, ठीक है, कि फोर्स की क्या होती है, ठीक है, और इससे आपका रिवीजन भी हो गया। चलिए अब अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से तो एक चीज़ हम लोगों ने और देखा कि जो न्यूटन्स होता है बेटा बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन करता है, फोर्स को। यही बात हो गई ना, क्योंकि जो मोमेंटम है किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। तो हम लोगों ने जब फर्स्ट लॉ पढ़ा था बेटा, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो हमने क्या बात करी कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनर्शिया का भी लॉ कहते हैं। आई बात समझ में। उसी तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट है जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो जो न्यूटन्स का हमारा सेकेंड लॉ होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं कि जो सेकेंड लॉ है ये बेसिकली हमारे फोर्स को भी डिफाइन करता है। आगे बात समझ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट बनता है और इससे क्वेश्चंस भी बनता है कि हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो किसको डिफाइन करता है, तो आंसर में आपको दे देगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। तो जिसको पता होगा वो आंसर लगा के आएगा फोर्स। आगे बात समझ में। चलो अब मैं आगे आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ये, इससे जो भी एक एक चीज़ मैंने जो बताई है उससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं और किसी भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है कि भाई न्यूटन सेकेंड लॉ होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब भी एक चीज़ और होती है कि कई बार आप लोगों को डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन में दे देगा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो ये बेटा नहीं होता है, ये गलत
गलत है। एक्चुअली क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है मतलब डीपी होता है, यही हमारा जो होता है बच्चे, यही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखो। इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिए। एक छोटी छोटी चीज़ भी क्वेश्चंस आपके गलत करवा सकती है। आगे बात समझ में। तो अब हम लोगों ने एक बात और कर ली कि भाई जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है ये किसको डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है भाई डिफाइन टू फोर्स। आई बात समझ में, डिफाइन टू फोर्स, आई बात समझ में, मतलब बल को परिभाषित करता है। ठीक, क्या करता है, बल को परिभाषित सॉरी, आई बात समझ में, बल को क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक, आगे बच्चों समझ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है भाई, इसको याद कर लो। तो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है, बेसिकली हम लोगों ने इसका डेफिनेशन भी देख लिया। ठीक, अब हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि डीपी और डीटी क्या है। तो डीपी हमारा मोमेंटम है, संवेग है। ठीक है, संवेग के साथ साथ किसके साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। बेटा इस कंसेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं आगे एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही होंगी तो जिसको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम के चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया कि अगर हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारी जो मोमेंटम है वो भी बढ़ती है। आगे बात समझ में। और अगर वहीं मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम का फोर्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसके एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे वीडियो में, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और वो इस चीज़ को प्रॉपरली समझ पाएँ। ठीक है, चलिए अब अब हम लोगों ने बात कर ली कि भाई जो हमारा है न्यूटन सेकेंड लॉ है ये किसको डिफाइन करता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा फोर्स को डिफाइन करता है। हम लोगों ने फोर्स के बारे में थोड़ी सी उसकी एसआई यूनिट और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, निकालते कैसे हैं ये सब भी बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। हालांकि ये आज का टॉपिक नहीं है, क्योंकि फिर हमारा आज का टॉपिक रह जाएगा अगर मैं इस पे आती हूँ। ठीक है, तो जिसको भी देखना है कि किस तरीके से हम इसके जो है कि एसआई यूनिट वगैरह निकालते हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए ये वाले कंसेप्ट भी हमारे क्या हो गए बेटा, क्लियर हो गया। आगे बात समझ में। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि देखिए हम लोगों ने क्या बात करा था कि जो फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, यहाँ पे यहीं पे सब लोग देख लीजिए कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब हमारा जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, गुणे हमारा क्या हो जाता है भाई, त्वरण होता है। ये क्या होता है, बल की फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बच्चों ये बताऊं कि देखो जो हमारा फोर्स होता है ये क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि बेटा जो ये फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच में हमारा जो है वो क्या रिलेशन है, कोई मुझे बताएगा कि जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या चलिए मैं ये पूछूं कि जो फोर्स है उस फोर्स में और इस त्वरण में एक्सेलरेशन, जो हमारा एक्सेलरेशन है, उन दोनों में किस तरीके का रिलेशनशिप है। फोर्स और एक्सेलरेशन क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, देखिए आंसर करेंगे आप लोग तो अपना ही कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे और हमें भी ये चीज़ समझने में आसानी होगी कि आप लोगों का रिविजन कैसा हो रहा है और क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर जब मैं आप लोगों से बात करूँ कि जो फोर्स होता है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन की। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे और आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना। अगर ये कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि कंसेप्ट में ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन में कैसा रिलेशनशिप है। अब वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दे देगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसमें भी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन देता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें हम लोगों ने जो फोर्स होता है ये हमारा एक्सेलरेशन के जो है कि क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं इसमें बात करूँ बच्चों एग्जाम्पल की, चलिए अब मैं अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो सपोज करिए कि एक झूला है, ठीक है, एक नहीं बेसिकली दो झूले हैं, ठीक है, दो झूले हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एक झूले पे तो एक मोटा आदमी बैठा हुआ है ना, और एक झूले पे जो है कि एक पतला आदमी बैठा हुआ है। आगे बात समझ में क्या है कि एक झूले पे एक मोटा आदमी बैठा है, एक झूले पे एक पतला आदमी बैठा हुआ है। चलो मैं इसको नहीं रफ करती हूँ, ये तो हमारा कंसेप्ट ही है, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, और एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखना कि जो मास होता है और एक जो हमारा एक्सेलरेशन मास होता है, ठीक है, मास और एक्सेलरेशन, एक मिनट इसको रफ कर दीजिए, मास और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज़ और देखो भाई कि जो हमारा मास होता है, मास तो होता है वो क्या होता है बेटा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। आई बात समझ में कि हमारा जो मास होता है वहाँ पे आप लोग जो मैंने फोर्स लिखा था बेटा वहाँ पे आप लोग मास कर लीजिए, सॉरी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, फोर्स की जगह पे मास कर लीजिए, ठीक है। जो हमारा मास होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो जो हमारा मास होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारे एक्सेलरेशन के। अब देखो भाई इसका अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों से मैं पूछूं, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप लोग देखो क्या होता है कि मान लो कि दो झूले हैं, ठीक है, झूले कितने हैं, दो। एक पे क्या है भाई, एक पतला है, एक पतला इंसान झूल रहा है, और दूसरे पे क्या झूल रहा है, एक मोटा इंसान, ठीक है, एक मोटा है, ठीक, एक पतला इंसान है, एक मोटा इंसान है, दो झूलों पे अलग अलग दो लोग झूल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, मैंने क्या बात करी कि जो हमारा मास होता है वो किसके इन्वर्सली, एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि अगर मास जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसका मास कम होगा बेटा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। फिर मैं बता रही हूँ बच्चों, वहाँ पे फोर्स जो मैंने अभी पहले लिखवाया आप लोगों को, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, प्लीज़ वहाँ पे आप लोग मास कर लीजिएगा कि जो मास होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक्सेलरेशन के होता है, ठीक है। फोर्स के साथ भी क्या रिलेशन है अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, जो मास होता है उसमें जो है कि 1/a की बात, मतलब कि मास जो होता है हमारा एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास जिसका ज़्यादा होगा, हाँ, तो इसमें अब ये कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि जिसका मास, जिसका द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो हमारा त्वरण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारा द्रव्यमान जो है कि कम हो रहा है वहाँ पे हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में हमारा एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब मास बढ़ाओ एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन को अगर बढ़ाओगे तो मास कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे आप लोगों को अब देखो आप लोग ये समझो भाई कि इसका जो मैंने कंसेप्ट ये बताया आप लोगों से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, उसका मतलब क्या है ये चीज़ आप समझिए। जैसे अभी मैंने कहा कि दो झूले हैं, एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, और इसी तरीके का क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में बेटा बनता भी है कि मतलब अगर ये एक इंसान पतला है और एक इंसान मोटा है और वो झूले पे बैठे हैं, तो क्वेश्चन पता है कैसा आता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। आगे बात समझ में कि अगर एक मोटा आदमी झूल रहा है और एक पतला आदमी झूल रहा है तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कैसे आंसर करोगे आप। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कि आप इसका आंसर कर पाओगे, नहीं, आप तुक्का मारोगे, है ना, ठीक है। तो तुक्का मारने की भाई कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ लिया है मास और एक्सेलरेशन का, कि जो मास होता है हमारा वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया कि वो उसको ज़्यादा नहीं झूल सकता है ना, या कह लो कि उसको झुलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये बताओ कि जो मोटा होगा भाई, जाहिर सी बात है इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। मतलब जो इंसान मोटा होगा उसका मास ज़्यादा ही है ना, तभी तो वो मोटा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा भाई, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक। अब अगर बात करूँ पतले वाले की, तो इसका मास क्या है भाई, इसका मास कम है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
ज़्यादा। अब आपको बात समझ में आई कि जो ये इन्वर्सली और जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट मैंने समझाया, इसका क्यों यूज़ है, क्योंकि जब ये कंसेप्ट आप लोगों को बच्चे क्लियर होगा तो आप इस ऐसे तो कैसे भी क्वेश्चंस आए आप किसी भी क्वेश्चंस को कर डालोगे। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एक्सेलरेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आपको दिमाग लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मोटा पतला भारी हल्का कुछ भी क्वेश्चन दे, कंसेप्ट की तो मतलब धज्जियाँ ही उड़ जाए। अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन की तो धज्जियाँ ही उड़ जाएगी, है ना। और क्या होगा कि आप लोग उसके आंसर्स बहुत इजीली कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट इस चीज़ से क्लियर है। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों को अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि कोई दो झूले ही हैं, है ना, या फिर यूँ कह लो कि दो बॉक्स रखे हुए हैं, अगर आप लोग इसका आंसर करो, ठीक है, कि यहाँ पे दो बॉक्स हैं, एक बड़ा बॉक्स है भाई, है ना, ये बड़ा वाला बॉक्स है, ये छोटा वाला बॉक्स है। आंसर करो फटाफट। ये बड़ा वाला बॉक्स है, ये छोटा वाला बॉक्स है। अब मेरे को फटाक से बताओ भाई कि इसमें जो है कि किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्या अब आप लोगों को ऐसा कोई डाउट होगा? आप लोग फटाक से बताएंगे कि मैम जिसका मास ज़्यादा हो गया, इसका मास हमारा क्या है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ लिया ना, मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। और एक चीज़ आप ये भी नोट करिए कि आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चंस करने में। अब ऐसा क्वेश्चंस आए तो क्या आप लोग गलत करेंगे? बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। अब इसका भाई क्या है, इसका मास जो है वो क्या है, कम है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। कितना इजी सा कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम और बात करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप। अब मुझे ये उम्मीद है कि जब नेक्स्ट रिलेशनशिप बताऊंगी तो आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब मैं एग्जांपल दूंगी तो वो उस कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो मास है ए के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप कैसे है, कहाँ यूज़ है, ये हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल में बात कर ली। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमारा रिलेशनशिप बताना है फोर्स और एक्सेलरेशन का। ये तो हम लोगों ने मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप की बात करी ना। अब हमें बताइए कि जो फोर्स होता है वो और एक्सेलरेशन में कैसा रिलेशनशिप है। चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, फटाफट मुझे आप लोग बताइए कि फोर्स और जो है कि फोर्स और आप लोग बात कर रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन की, फोर्स और एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन, ये देखें फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में बेटा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि जो मास होता है उसका एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जिसका फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, और जिसका फोर्स बेटा कम होगा उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा। आई बात समझ में? ये बात सबको क्लियर हो गई। देखो ये कंसेप्ट क्लियर होना बेटा बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो है कि क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन की। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन की। मतलब फोर्स की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर मास और एक्सेलरेशन की बात करें तो मास और एक्सेलरेशन में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। आगे बात समझ में। चलो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ अभी के लिए, तुरंत आप लोग उसका आंसर करिए कि जो क्रिकेटर्स होते हैं आप लोगों ने उनको देखा है कि वो क्या करते हैं कि जब बॉल आती है तो बॉल को डायरेक्ट इस तरीके से नहीं पकड़ते हैं, वो बॉल को लेते हैं और अपने हाथ को पीछे करते हैं, है ना। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं? आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट। क्यों ऐसा करते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो बॉल को पकड़ते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा है, इसका क्या लॉजिक है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली बेटा क्या है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, या फिर
अगला बात अगर मैं करूं कि जो कराटे वाले होते हैं ना, जो कराटे, उन लोगों को देखे कि जो कराटे के बच्चे होते हैं, जो कराटे सीखे होते हैं, वो लोग बहुत ईजिली ब्रेक्स कर लेते हैं ईंटों को बहुत आसानी से तोड़ लेते हैं। तो ऐसा वो क्या करते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए, बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए अब मैं बात करूँ बेटा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करा था कि जो हमारा फोर्स होता है ये dp/dt, ठीक। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो फोर्स होता है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इस टाइम के। आगे बात समझ में, फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। आगे बात समझ में कि हमारा जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है dt के। मतलब अगर मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगी तो dt हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी को डाउट? अभी हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी कंसेप्ट पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी कंसेप्ट पढ़ा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो फोर्स होता है वो हमारा टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी समझ लिया, ठीक है। अब आप ये समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने जा रही हूँ और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें एक एग्जांपल दूँ बेटा कि सबसे इम्पॉर्टेंट, चलो भाई बात कर लेते हैं कि जो कराटे होते हैं, जो कराटे के प्लेयर होते हैं बेटा, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि वो ईंट को बहुत ईजिली तोड़ लेते हैं, ये तो देखा होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने और देखा होगा कि जब वो लोग ईंट तोड़ते हैं तो ईंट तोड़ने से पहले वो लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए उस पर अपने हाथ को कुछ देर के लिए इस तरीके से मूव करते रहते हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। जिनको ये कंसेप्ट क्लियर होगा वो मेरे को आंसर करेंगे और फटाफट इन आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए ताकि हम देखें किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि जो फोर्स होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम होगा। चलिए फटाफट आप लोग बताइए मुझे कि क्या कंसेप्ट होता है इसमें, ठीक है। देखो बेटा, बेसिकली जो कराटे के स्टूडेंट होते हैं या जो भी हैं, जो लोग कराटे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जब ईंट पे कुछ देर के लिए अपने हाथ के मूवमेंट को इस तरीके का करने का मतलब होता है कि वो टाइम को अपने कम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, टाइम को कम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मतलब टाइम कम है तो वो बहुत तेज का फोर्स लगाते हैं और ईंटें जो होते हैं वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। आगे बात समझ में, मैंने क्या बताया था, यही बताया है ना कि अगर हम टाइम को कम करेंगे तो फोर्स कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा, है ना। तो मतलब ये हो गया कि जब वो फोर्स लगाते मतलब टाइम को कम कर रहे होते हैं और जब टाइम को कम कर देते हैं तो फोर्स हमारा क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ये बात हम आई होप कि सबको कम हो पता चल गया होगा कि जो हम टाइम को जब कम करते हैं तो फोर्स हमारा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए कराटे के प्लेयर्स जो होते हैं इसी को यूज़ करके, मतलब जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है इसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इसी की तरीके से सेम हमारा हो जाता है जो क्रिकेटर्स होते हैं बच्चों, क्रिकेटर्स क्या करते हैं कि वो अपने जो बॉल है उसको कुछ देर के लिए पीछे लेके आने का कारण क्या होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली टाइम को ही कम कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो जब बॉल हाथ में आती है तो फोर्स हम लोगों ने क्या बताया, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बात करी कि जो हमारा फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोमेंटम के। आई बात समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम का मतलब समझते हो, मोमेंटम का हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसीलिए बेटा मैंने आप लोगों से बोला कि जिसकी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है इस टॉपिक को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले प्रीवियस वीडियो को देखकर ही इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए मैं यहाँ समझाती हूँ। जो मोमेंटम होता है बेटा, मोमेंटम हमारा क्या हो जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो मोमेंटम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गया, हमारे मास की, मतलब मास ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। आगे बात समझ में, तो जब हमारी बॉल बेसिकली जब आ रही होती है, बॉल आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा उससे आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पे एक फोर्स के साथ भी इसका रिलेशनशिप पढ़ा, क्या पढ़ा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। आई बात समझ में, मतलब कि अगर जब बॉल आएगी तो उसका अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर फोर्स भी ज़्यादा लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि भाई फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के, मतलब अगर मोमेंटम ज़्यादा इसका मतलब फोर्स ज़्यादा। तो जब कोई बॉल आएगी तो बॉल के पास क्या होगा, क्या होगा, अपना मास होगा, बॉल का
मास होगा, द्रव्यमान होगा, और उसके साथ साथ उसका क्या होगा, एक वेग होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी मिलकर के ही तो हमारा मोमेंटम बना। तो मतलब जो बॉल आएगी मास और उसका वेलोसिटी होगा, और जब वो आएगी स्पीड में, तेजी से, तो इसका मतलब कि मोमेंटम ज़्यादा, और जब मोमेंटम ज़्यादा होगा बच्चे तो हमारा फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। आई बात समझ में। लेकिन एक चीज़ हमने और देखी कि अगर हमें फोर्स कम करना है तो हम क्या कर दें, अगर हमें फोर्स कम करना है तो हम टाइम कम कर दें। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं बच्चे, वो बॉल को पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि उनको टाइम मिल जाए। और जब टाइम आप कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर हमारा फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, तो फोर्स कम करने के लिए हम टाइम को मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो बात कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये दोनों चीज़ें कराटे और जो क्रिकेटर्स होते हैं, इन दोनों का आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली ये लोग अपने समय को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, कराटे में समय को कम कर रहे होते हैं, मतलब कि अगर समय कम कर दिया तो फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया, और फोर्स लग गया तो ईंटें अपने आप टूटेंगे ही टूटेंगे, फोर्स ज़्यादा है तो। क्योंकि हमने टाइम कम कर दिया। अब हम अगर बात करते हैं क्रिकेटर्स की, तो क्रिकेटर्स अपने हाथ को पीछे कर रहे होते हैं, किस लिए, अपने फोर्स को कम करने के लिए। क्योंकि जो हमारा बॉल होता है बेटा, बॉल का क्या होता है, अपना मास होता है, वेलोसिटी होता है। इसका मतलब मोमेंटम हमारा ज़्यादा है, और मोमेंटम ज़्यादा है तो मैंने क्या बताया, मोमेंटम ज़्यादा मतलब फोर्स ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के। फोर्स ज़्यादा मतलब मोमेंटम ज़्यादा। तो उसको कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हाथ को पीछे करते हैं। इससे क्या हो जाता है, कैच करना ईजी हो जाता है, और उनके हाथ में चोट भी नहीं लगती है। आगे बात समझ में, क्योंकि उनका तो फोर्स ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बेटा कंसेप्ट आपका न्यूटन्स जो है कि सेकेंड लॉ से, जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। आगे बात समझ में। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोशन को। ठीक है, और आज हम लोगों ने जो है मोशन में के जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है उस चीज़ को पढ़ाई। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों का। ठीक है, तब तक आप लोग रिविजन करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।